स्टूडेंट्स अस्सलाम अलैकुम। हम डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पढ़ते हैं। इसमें हमने पढ़ा व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। आज हम पढ़ रहे हैं फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, जिसमें हमने 2 पॉइंट्स पढ़े। तो नंबर 1, इन ए डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। इसमें हमने कल एक मिसाल दी थी पाकिस्तान गवर्नमेंट की, जहां 1999 में परवेज़ मुशर्रफ ने गवर्नमेंट का तख्त पलट दिया और ख़ुद वहाँ पर एज रूलर आ गया, एज प्रेसिडेंट। और फिर वहाँ के कवानीन उनको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की और एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इशू किया, जिसके तहत उसको बहुत सारे हुकूक हासिल हैं। उसने असम्बली वहाँ की डिसमिस की, तो बाय इलीगल वेज उसने मतलब बहुत सारे वहाँ जो वो डिसीजंस लिए। तो वो अब वहाँ जो गवर्नमेंट इलेक्टेड गवर्नमेंट थी वो उसके पास कोई राइट नहीं था, कोई हक नहीं था कोई डिसीजन लेने के लिए। उस गवर्नमेंट को उसने ख़त्म किया और बाय इलीगल वे वो वहाँ का प्रेसिडेंट बन गया। तो हमें जो पहला फीचर था उसका कि डेमोक्रेसी में जो फाइनल डिसीजन पावर होना चाहिए था वो इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास होना चाहिए, इलेक्टेड जो लोगों ने गवर्नमेंट चुनी है उनके पास होना चाहिए। लेकिन मुशर्रफ जो था, वहाँ का प्रेसिडेंट मुशर्रफ जो था, वो इलेक्टेड नहीं था। तो इस वजह से हम इसको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं कह सकते पाकिस्तान की गवर्नमेंट को। और वहाँ जो डेमोक्रेसी का फर्स्ट प्रिंसिपल था, इन ए डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल, वहाँ वो फेल हो रहा है, इसलिए इसको हम डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कह सकते। दूसरा पॉइंट था वहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। ए डेमोक्रेसी, जिसमें हमने दूसरा फीचर पढ़ा था, ए डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन ए फ्री एंड फेयर इलेक्शंस where those currently in power have a fair chance for losing। उसमें हमने मिसाल दी चाइना की। वहाँ भी हर 5 साल के बाद इलेक्शन हो रहे थे, लेकिन जो वहाँ का जो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ने के लिए उठता था फॉर्म भरता था, उसको पहले कंसेंट लेनी पड़ती थी वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी से, तो इलेक्शन लड़ने के लिए। तो हम वहाँ के इलेक्शंस को और वहाँ के जो मतलब इलेक्शंस थे वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं है, क्योंकि वहाँ जो भी मीडिया था या जो भी वहाँ इलेक्शंस होते थे वहाँ चाइना में, वहाँ लोगों को कोई सीरियस चॉइस हासिल नहीं थी, क्योंकि उनको जो भी वहाँ 5-6 हर साल एक ही पार्टी वहाँ जीती थी, कम्युनिस्ट पार्टी हर साल वही हुकूमत बनाती। जो अपोजिशन पार्टी होती थी उनको वो कभी भी वहाँ जीत नहीं पाते थे। तो इसका मतलब है वहाँ फेयर इलेक्शंस नहीं होते हैं। इस हुकूमत को भी हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं कह सकते थे। यहाँ भी दूसरा जो प्रिंसिपल है वो फेल हो जाता वहाँ, क्योंकि वहाँ फ्री और लोगों के पास चॉइस नहीं है। लोगों को पहले कंसेंट लेनी पड़ती है एक पार्टी की। लोग एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे। इसी तरह मैक्सिको की हमने बात पढ़ी। वहाँ वो कंट्री कभी भी मिलिट्री रूल या डिक्टेटर रूल के अंडर नहीं आ गई, लेकिन फिर भी वहाँ क्या है, वहाँ एक ही पार्टी हुकूमत इलेक्शन जीतती है, जो PRI है, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। जो अपोजिशन पार्टीज है वो भी इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, लेकिन वो कभी नहीं जीतते हैं। जो भी मतलब वहाँ के जो मीडिया है वो इन बाकी पार्टीज को इग्नोर करते हैं। मीन्स कि मीडिया, वहाँ का मीडिया जो है वो भी इसी PRI के अंडर है। तो वहाँ भी फेयरली वो इलेक्शंस नहीं कंडक्ट होते हैं। इसलिए हमारा जो दूसरा फीचर है, डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस व्हेयर दोज करंटली इन पावर हैव ए फेयर चांस ऑफ लूजिंग। ये ज़रूरी नहीं है कि जो इस साल पार्टी चुनी गई वो अगले 5 साल के बाद वही फिर जीत सकती है, वो हार भी सकती है। ये भी उसमें लिखा है इस दूसरे फीचर में। लेकिन चूँकि जिम्बाब्वे या चाइना वहाँ ऐसा नहीं होता है, तो हम इनके इलेक्शंस को भी, इनकी कंट्रीज को इस फीचर के हिसाब से डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कह सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट जो है वो है 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। तो हम उसके बारे में हम जबकि हर एक वर्ल्ड ने लड़ा किसके लिए, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के लिए। जो डेमोक्रेसी में वो ज़रूरी है कि हर एक के पास, हर एडल्ट के पास वोट डालने का हक होना चाहिए। लेकिन तो ये सब ने एक्सेप्ट भी किया, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी वर्ल्ड में सारी कंट्रीज़ ने एक्सेप्ट किया, लेकिन तब भी
यहाँ बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं अब भी जिनको अब भी इक्वल वोटिंग राइट्स नहीं है। मिसाल के तौर पर हम तो 2015 तक सऊदी अरबिया की वोमेन्स को वोट डालने का हक हासिल नहीं था, राइट टू वोट हासिल नहीं था। इस तरह दूसरी कंट्री है एस्टोनिया, जो वहाँ के सिटीजन्स हैं उनको जो रशियन माइनॉरिटी से है, जो चूँकि जो रशिया है जिसको पहले यूएसएसआर बोलते हैं, आपको पता है कि इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ हैं कि वो अब रशिया के फिर बाद में वो ब्रेक हो गया, उसकी बहुत अलग अलग कंट्रीज़ बन गई। आधे जो रशियन माइनॉरिटीज़ हैं जो एस्टोनिया में रहते हैं, इनको अब भी वोट डालने का हक हासिल नहीं है, राइट टू वोट इनको अब भी हासिल नहीं है। इसी तरह दूसरी कंट्री फिजी, वहाँ का जो इलेक्टोरल सिस्टम है, वहाँ जो इंडिजिनियस फिजीज है इनके वोट को ज़्यादा वैल्यू हासिल है इंडियन फिजियंस के पास। इंडियन फिजियंस वो लोग हैं जो अंग्रेज़ों के ज़माने में जब ब्रिटिशर्स यहाँ हुकूमत करते थे, इनको प्लांटेशन सेंटर्स से लिया गया, वहाँ मुख्तलिफ जगहों में इनको काम करने के लिए लिया जाता था, फिर वो वहाँ ही बसते थे, वहाँ ही उनके बच्चे पैदा हो गए, वहाँ उन्होंने शादी की। वो जो लोग हैं इनको हम जो जिन कंट्रीज़ में रहते हैं, जो फिजीज़ में रहते हैं, इनको इंडियन फिजियंस बोलते हैं। इनका वोट और जो इंडियन फिज जो वहाँ के रहने वाले असली बाशिंदे, इनका वोट और इंडियन फिजीज का वोट, इनका वैल्यू बराबर नहीं है। तो हमें पता है कि डेमोक्रेसी जो है ये इज़ बेस्ड ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी। वहाँ जो बुनियादी प्रिंसिपल है, उसूल है कि पॉलिटिकल इक्वलिटी होनी चाहिए। तो यहाँ हमें मिलता है थर्ड प्रिंसिपल डेमोक्रेसी का, जिसमें हमने पढ़ा था डेमोक्रेसी फॉर्म गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो यहाँ जो है in a democracy each adult citizen must have one vote and each vote must have one value। तो यहाँ इन कंट्रीज़ में, फिजी में या सऊदी अरबियन की बात करते हैं या एस्टोनिया की बात करते हैं, यहाँ सिटीजन्स को इक्वल वोटिंग राइट्स हासिल नहीं है, इसलिए इन कंट्रीज़ को हम डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ नहीं कह सकते हैं। ये हो गया हमारा तीसरा ये प्रिंसिपल या तीसरा फीचर डेमोक्रेसी का। कल हम चौथा फीचर डेमोक्रेसी का पढ़ेंगे इंशाल्लाह।